अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बैंक बुक। सो बैंक बुक भी कैसा है, कैश बुक जैसा ही है। बैंक ट्रांजैक्शंस बैंक बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ये भी ड्यूअल पर्पस ऑफ जर्नल और लेजर के जैसा काम करता है। तो अगर आपने बैंक बुक बनाया है तो जर्नल एंट्री भी पास नहीं करना है, बैंक अकाउंट भी लेजर में नहीं प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो बैंक बुक में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस इसमें बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या लिया है देखो, बैंक बुक बनाना है अप्रैल 2023 के लिए। 1 अप्रैल का क्या ट्रांजैक्शन है कि भाई बैलेंस क्या है वो दिया है पहला। तो कैश का है 1 लाख रुपीज, यू बैंक का है 25,000, बीओएम का है 12,000, एचडीएफ बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 27,000। तो सबसे पहली बात कि बॉस बैंक बुक है तो कैश का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि ये प्योरली बैंक बुक है। तो अब यहाँ पे 1, 2 और ये 3 बैंक का हम 3 कॉलम बनाएंगे। देखो यहाँ पे यू बैंक, बीओएम, एचडीएफ, यू बैंक, बीओएम, एचडीएफ। ऐसा कब होता है, जब बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं ना, तो हम ऐसा बैंक बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके बुक्स में नहीं दिया है बट ये पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यू बैंक का क्या है, बैलेंस दिया है 25,000। तो ये हम क्या अज्यूम करेंगे, नॉर्मल बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, एसेट है इसलिए डेबिट है, तो डेबिट में लिख देंगे 25,000। फिर बीओएम का भी 12,000 दिया है, सिंपल, तो ये भी एसेट है, डेबिट है, इसलिए इसको भी डेबिट कॉलम में, बीओएम के डेबिट कॉलम में लिखेंगे 12,000। ठीक है। और ये क्रेडिट बैलेंस दिया है एचडीएफ बैंक में, मतलब ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट है मतलब, तो क्रेडिट कॉलम में, क्रेडिट साइड में एचडीएफ के कॉलम में 27,000 लिखेंगे। और इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा हमने विड्रॉ किया है, तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब हमारा अगर 10,000 रुपए हमने डिपॉजिट किया और विड्रॉ किया 25,000 रुपए, मतलब क्या, हमारा बैलेंस तो एक्चुअली 10,000 है, तो हम लोग मैक्सिमम 10,000 रुपए ही उससे विड्रॉ कर सकते हैं। बट बिजनेस के लिए ये स्पेशल फैसिलिटी बैंक देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की। मतलब वो एक लिमिट सेट करता है, उतना आप निकाल सकते हो, मतलब वो एक लोन है एक टाइप का। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक टाइप का लोन है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया ही है बेटा, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 अप्रैल 1, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 अप्रैल 1, क्योंकि ये पिछले महीने का बैलेंस हमने इस महीने में ओपन किया है, ओपनिंग बैलेंस है ये, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कौन से पेज पे दिया है, ये आपको दिया है पेज नंबर 194 पे। तो वहां पे आपको ये प्रॉपर वे में लिख लेना है, लेक्चर पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। अब इसके बाद का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है, 4 अप्रैल का, पेड रेंट ₹6,500 बाय चेक ड्रॉन ऑन एचडीएफ बैंक। एचडीएफ बैंक के चेक से हमने पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड, हमने एचडीएफ बैंक से पेमेंट किया, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी लाइबिलिटी है वो, अभी हम और पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और ये पेमेंट है, सिंपल आपको क्या सोचना है कि भाई बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बैंक में पैसा आ रहा है तो रिसीट है तो डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है तो पेमेंट है तो क्रेडिट, इतना सिंपल है ये। तो हमने रेंट पे जगह लिया, इसलिए एचडीएफ बैंक से पेमेंट किया। तो पेमेंट साइड में जाओ, एचडीएफ बैंक में पहले अमाउंट लिखो 6,500, फिर पर्टिकुलर्स में लिखो बाय रेंट अकाउंट और डेट में लिख दो अप्रैल 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹58,500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर मार्क। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर मार्क, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने उससे उधार में गुड्स खरीदा, इसलिए परचेज ब्रैकेट में गुड्स। एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एक्सचेंज में कुछ भी पैसा नहीं दिया है क्योंकि क्रेडिट में खरीदा है, पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। अब यहाँ पे जब पेमेंट किया ही नहीं है
तो इसका इफेक्ट बैंक बुक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेमेंट ही नहीं किया है, बैंक से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। उसके बाद है पेड ₹22,000 टू मिस्टर मार्क, अभी उधार में खरीदा ना तो पेमेंट किया, हु अलाउड 10% डिस्काउंट बाय चेक ऑफ HDF बैंक। सो मार्क को टोटल 22,000 रुपए हम उसके अकाउंट में डालेंगे, जिसमें से हमें कैश डिस्काउंट मिला 2,200। तो हमने एक्चुअल चेक कितने का इशू किया, 19,800 का, बट उसके अकाउंट में पूरा 22,000 जाएगा। जर्नल लेजर में अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज जिन्होंने बेसिक्स नहीं देखे वो लोग देखो और उसके बाद ये करो, तो आपको हर चीज बहुत इजी जाएगी। नहीं तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर आप कुछ अलग पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद ये पढ़ो तो और इजी जाएगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर मार्क, ब्रैकेट में क्रेडिटर, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, और हमने HDF बैंक से पेमेंट किया, और पेमेंट के साथ हमेशा डिस्काउंट, कैश या बैंक के साथ हमेशा डिस्काउंट हम लिखते हैं। तो पेमेंट करना था 22,000, हमने किया 19,800, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, या फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, तो इनकम है इसलिए क्रेडिट, और बैंक से पैसा कम हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट। ठीक है, एसेट कम हो रहा है, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। तो बैंक बुक में HDF के क्रेडिट साइड में जाओ, पेमेंट में जाओ, HDF कॉलम में जाओ, वहां लिखो 19,800, हमको फिलहाल सिर्फ इसी से मतलब है, और यहाँ पे लिख दो बाय मिस्टर मार्क, और डेट लिख दो April 10। समझ में आया क्या? रिसीट है तो डेबिट, पेमेंट है तो क्रेडिट, इतना सिंपल है ये कैश बुक बैंक बुक, एकदम सिंपल है। इसमें क्यों डर लगता है पता है? क्योंकि आपको ना यहाँ पे गड़बड़ है, आप हमेशा पहले अमाउंट कॉलम में अमाउंट अगर लिखते हो ना तो आपसे गलती होने का चांस ही नहीं रहता है। आप लोग हमेशा ये डेट और पर्टिकुलर्स में अटके हुए रहते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले हमेशा अमाउंट लिखो, बाद में ये पर्टिकुलर्स और डेट लिखो। अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होता है, गलतियां भी नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा पहले अमाउंट लिखो। इसके बाद है परचेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 बाय इशूइंग चेक, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, BOM का चेक हमने इशू किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई तो भी पर्सन होगा, जिससे यहाँ पे मैंने शेयर्स का एग्जांपल लिया है, इन्वेस्टमेंट किया तो स्टॉक ब्रोकर लिया है, हमने बैंक से पेमेंट किया और एक्सचेंज में हमने शेयर्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, मतलब हमने कोई तो भी एसेट में इन्वेस्ट किया तो अपना एसेट बढ़ा, और बैंक से पेमेंट किया है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, बैंक गिवर है, पैसा दे रही है इसलिए क्रेडिट। तो सिंपल क्या है कि बैंक से पेमेंट हो रहा है ना, तो पेमेंट साइड में जाओ, कौन से बैंक से हो रहा है, BOM के कॉलम में जाओ, क्योंकि BOM से हो रहा है, यहाँ पे लिख दो 10,000, फिर यहां लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर लिख दो April 12, डेट जो है वो। ठीक है, सिंपल है एकदम। चलो नेक्स्ट देखो, अब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹24,000 and 12,000 इन HDF बैंक एंड यू बैंक रिस्पेक्टिवली, मतलब 24,000 रुपए HDF बैंक में और 12,000 रुपए यू बैंक में कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया। मतलब क्या हुआ, देखो ये कस्टमर है हमारा, इसने हमारे बिहाफ पे बैंक को पेमेंट किया है, इसने हमारे बिहाफ पे बैंक को पेमेंट किया है, तो अपना कस्टमर से पैसा लेना बाकी था वो अब खत्म हो गया, और वो गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कस्टमर पैसा दे रहा है और कस्टमर से जो पैसा मिलना बाकी था वो कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। और ये जो दोनों बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ये दोनों बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर इसलिए इनको डेबिट, और इसमें पैसा जमा हो रहा है तो बैंक में रिसीट है ये इसलिए डेबिट। और ये लाइबिलिटी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे हमने लोन लिया है, अब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो लोन कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट को कम करना है इसलिए डेबिट। और इसमें हमारा बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, बैंक हमारा एसेट है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो बैंक बुक में जाओ,
HDF बैंक, HDF कॉलम में जाओ, वहां पे 24,000 लिखो। यू बैंक के लिए यू बैंक के कॉलम में जाओ, वहां पे 12,000 लिखो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कस्टमर अकाउंट और अप्रैल 16। एक्चुअल में हमें कस्टमर का नाम पता रहेगा बट नहीं पता है, इसलिए टू कस्टमर लिख दिया मैंने। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय एचडीएफ बैंक 350 रुपए। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एचडीएफ बैंक, उसने हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया। क्यों किया, क्योंकि उसने हमको लोन देके रखा हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किया। और हमने पेमेंट नहीं किया है, उसको पेमेंट नहीं किया है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट। एक बात ये समझो। दूसरी बात, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, ये जो इंटरेस्ट चार्ज है, इससे रिसीट का इफेक्ट देना पड़ेगा या पेमेंट का इफेक्ट देना पड़ेगा, पेमेंट का इफेक्ट देना पड़ेगा। हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब ही लोन का अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या जाएगा बैंक बुक में, पेमेंट वाला इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट वाला इफेक्ट है, एचडीएफ के कॉलम में जाओ, 350 लिखो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट अप्रैल 20। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है रिसीव्ड ₹10,000 बाय चेक which is deposited into you bank from a debtor who was written off as bad। debtor who was written off as bad, उसको हमने बैड डेट्स का ट्रीट किया हुआ है, तो ये डेटर के नाम से नहीं जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम बढ़ाएंगे इसलिए क्रेडिट। और हमारे यू बैंक में पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि जो हमें चेक मिला वो हमने यू बैंक में डिपॉजिट किया, तो रिसीट वाला इफेक्ट देना है। यू बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट। यू बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट, यू बैंक में रिसीट हो रहा है इसलिए डेबिट। कोई भी तरीके से समझो, आएगा आंसर डेबिट ही। तो यू बैंक के कॉलम में जाओ, डेबिट वाले, रिसीट वाले, वहां पे लिख दो 10,000। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ेगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और डेट लिख दो अप्रैल 22। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब डिविडेंड रिसीव्ड बाय बीओएम ऑन आवर बिहाफ। बीओएम को डिविडेंड मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कंपनी, हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसलिए हमें अभी डिविडेंड मिल रहा है। तो बीओएम में बैलेंस बढ़ रहा है, बीओएम पैसा रिसीव कर रहा है, तो रिसीट वाला इफेक्ट है। बीओएम ये रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट वाला इफेक्ट है। बीओएम ये हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट वाला इफेक्ट है। ठीक है, तो बीओएम में रिसीट साइड में जाओ, बीओएम के कॉलम में जाओ, वहां पे लिख दो 5,250 रुपीज। पर्टिकुलर्स में लिखो टू डिविडेंड अकाउंट, और आएगा अप्रैल 25 ये डेट। ठीक है, सिंपल है, रिसीट है इसलिए डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, एंड रिसीव्ड कैश ₹9,875 एंड रिमेनिंग बाय बियरर चेक। देखो, एक बात मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। बियरर चेक जब रिसीव होता है तब हम जनरली क्या करते हैं, चेक रिसीव होता है तब कि भाई बैंक में पैसा आया, ये हम ट्रीट करते हैं ना अभी तक। तो एक बात अब यहां आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें बियरर चेक रिसीव होता है तब हम उसको कैश रिसीव हुआ ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों देते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो रिसीट जब भी है बियरर चेक का, तब हम उसको कैश ट्रीट करते हैं। तो एमआरपी है 25,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो सेल्स का अमाउंट आएगा, उसमें से 10% कैश डिस्काउंट हटा दो क्योंकि पूरा ही पेमेंट मिल रहा है, वो हटाने के बाद अमाउंट रिसीव्ड है 21,375। अब इसके दो पार्ट है, एक तो है कि भाई पूरा ही कैश मिला, दूसरा है बियरर चेक मिला, लेकिन हम इसको कैश जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों जो अमाउंट है वो पूरा कैश में हमें ट्रीट करना है। कैश डिस्काउंट क्योंकि यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। फिर यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, और ये सेल्स इनकम बढ़ रहा है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, है ना।
इसलिए ये होगा। अब यहाँ पे बैंक में इफेक्ट ही नहीं देना है। अब जब बैंक में इफेक्ट ही नहीं देना है, पूरा का पूरा पैसा ही मिला, ये ट्रीट कर रहे, तो इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या बैंक बुक में? नहीं आएगा, क्योंकि बियरर चेक जो हमें मिला है वो हम कैश ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे भी कैश है, तो पूरा ही पैसा कैश में मिला है ऐसा ट्रीट करेंगे, तो बैंक बुक में जाएगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, चेक रिसीव्ड ऑन 27th। अभी जो हमें चेक मिला वो हमने एंडोर्स कर दिया मार्क को, मतलब हमने क्या किया, वो चेक मार्क को दे दिया कि भाई तू अब ये पैसा वसूल करते रहना बैंक में जाके, या फिर वो कस्टमर के पास जाके, क्योंकि हमको कस्टमर से लेना है तो हमने क्या किया, और मार्क को देना है, तो जो चेक हमें कस्टमर से मिला वो हमने मार्क को दे दिया कि भाई ये ले तेरा पेमेंट कर दिया। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मार्क। अब एक्चुअली हमने चेक एंडोर्स किया है, मतलब हमने उसको चेक दिया है, लेकिन ये बियरर चेक है, हमने इसको कैश जैसा ट्रीट किया था, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि हमने मार्क को कैश दिया, ऐसी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो एंट्री होगी मिस्टर मार्क, लाइबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, तो ये रिसीवर है इसलिए डेबिट, डेबिट रिसीवर, और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो यहां पे भी क्या है, बैंक तो है ही नहीं, तो नो इफेक्ट, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है बेटा। तो अब फाइनल कर लेते हैं पूरा बैंक बुक को। तो डेबिट का टोटल निकालो, क्रेडिट का टोटल निकालो, इसका हमें टोटल इक्वल करना है। तो डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो हमें अभी क्रेडिट करना पड़ेगा 47,000 पूरा अमाउंट, क्योंकि यू बैंक में कुछ भी क्रेडिट नहीं है, तो 47 क्रेडिट किया, तो यहाँ पे डेबिट भी कर दो तुरंत ही, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, हर एक क्रेडिट के लिए डेबिट होना जरूरी है, हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होना जरूरी है, तो ऐसा कर लिया करो आप। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन अप्रैल 30, यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 May 1। ठीक है, ये हो गया यू बैंक का। अब बीओएम में डेबिट बैलेंस है 17,250, क्रेडिट बैलेंस है 10,000, डेबिट बड़ा है, इक्वल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ किया क्रेडिट तो यहाँ कर दो डेबिट, ये बैलेंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर एचडीएफ बैंक में डेबिट टोटल है 24,000, क्रेडिट टोटल है 53,650, क्रेडिट बड़ा है, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, यहां डेबिट किया तो यहां क्रेडिट कर दो, यहां लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन अप्रैल 30, यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 May 1। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, एकदम सिंपल है। अब इसी को मैंने क्या किया है बेटा, एकदम सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए पेज नंबर 192 पे ऐसा पूरा बना के दिया है कि ये रिसीट है तो डेबिट जाएगा, पेमेंट है तो क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, बैलेंस दिया है, कैश का हमें मतलब नहीं है, यू बैंक बीओएम इसमें दोनों में नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट में जाएगा, और एचडीएफ बैंक में क्रेडिट में जाएगा। नॉर्मली जब भी बैंक का बैलेंस दिया रहता है तब हम उसको डेबिट में ही लिखते हैं, क्योंकि हम उसको बैंक बैलेंस ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रेडिट बैलेंस दिया है इसलिए क्रेडिट में लिखा, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद है पेड रेंट बाय एचडीएफ बैंक, तो पेमेंट में एचडीएफ बैंक में जाएगा, वो तो हमने वही किया हुआ है। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, पे किया है हमने एचडीएफ बैंक से, तो पेमेंट में एचडीएफ बैंक के कॉलम में अमाउंट जाएगा। परचेस इन्वेस्टमेंट बीओएम से किया है, पेमेंट बीओएम से किया है, तो बीओएम के कॉलम में जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन एचडीएफ बैंक एंड यू बैंक, पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, रिसीट है तो यू बैंक में, और एचडीएफ बैंक में रिसीट में मतलब डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय एचडीएफ बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो पेमेंट वाला इफेक्ट है, बैंक बैलेंस हमारा कम होगा, लाइबिलिटी हमारा बढ़ेगा, तो पेमेंट वाला इफेक्ट है इसलिए एचडीएफ के पेमेंट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। फिर है क्या दिया है, रिसीव्ड चेक मिला, यू बैंक में डिपॉजिट किया तो रिसीट में यू बैंक में जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बीओएम ने रिसीव किया है तो बीओएम के कॉलम में जाएगा। उसके बाद हमने गुड्स बेचा, कैश और बियरर चेक मिला, मतलब कैश का इफेक्ट है, कहीं नहीं जाएगा। चेक रिसीव्ड इज एंडोर्स टू मार्क,
जो चेक मिला हमने उसको कैश का ट्रीटमेंट किया, अब वो हम मार्क को दे रहे तो कैश का ट्रीटमेंट दे रहे, तो यहाँ पे भी बैंक में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली सोच सकते हो। पहले तो बस आपको ये सोचना जरूरी है, इसलिए मैंने वो बुक्स में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2, 3 और एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे।